anti-UGC net यानी निमिज नेट। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। इंडिया नंबर 1 स्टडी ऐप anti-UGC net यानी निमिज नेट फॉर स्टडी नोट्स और वीडियोस, ओल्ड पेपर विद आंसर की, ऑनलाइन मॉक टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, न्यू अपडेटेड सिलेबस फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए फ्री स्टडी मटेरियल लेने के लिए आप हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कीजिए। अगर डाउनलोड कर रखे तो उसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर देखिए निमिज नेट के लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिखाई देगी। इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए ये स्टडी मटेरियल लिखा हुआ दिखाई देगा आपको सेकंड नंबर पे, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे काफी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, पीडीएफ में आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए करंट अफेयर 2020, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप दोस्तों बिल्कुल आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देखिए जैसे पेपर फर्स्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक पेपर विद आंसर की हिंदी इंग्लिश में डाले हुए हैं। एक साथ आपको सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आप ये पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे बेस्ट बुक सिलेबस देख सकते हैं और कट ऑफ भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट की कौन सी ईयर में कितनी कट ऑफ गई है। इससे आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि आपको एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स लेके आने जरूरी है। यहाँ पे भी आपको जैसे मॉक टेस्ट मिल जाएगी, बेस्ट बुक मिल जाएगी, सिलेबस मिल जाएगा, आंसर की मिल जाएगी और 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी सब्जेक्ट की आपको ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप इसको जरूर ट्राई करना और अगर किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो आए हैं हमारे। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है अक्सर वो है NIRF रैंकिंग से पूछा जाता है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क इसकी फुल फॉर्म है, ये हमें पता होना चाहिए। और इसमें जो मुख्य चीजें वो हम देख लेते हैं दोस्तों। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD द्वारा शुरू किया गया है और इसे 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। इसके अंदर मुख्य रूप से दोस्तों कॉलेज, इंजीनियरिंग संस्थानों, प्रबंध संस्थानों इत्यादि को रैंकिंग दी जाती है। लेकिन अब की बार क्या हुआ दोस्तों, अब की बार इन्होंने डेंटल कॉलेज को भी रैंकिंग दी है। इस साल यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, इस साल पहली बार डेंटल कॉलेज को भी रैंकिंग जारी की गई। इसके लिए खुद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सरकार से अनुरोध किया था और ये हमारी कौन सी रैंकिंग थी, 5वीं रैंकिंग थी दोस्तों। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि डेंटल कॉलेज के अंदर रैंकिंग किसकी है, ये तो वो अभी हम करने वाले हैं। और इसमें दोस्तों करीब 3700 जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने भाग लिया था और इसके अंदर जो ओवरऑल कैटेगरी आई है उसकी हम बात करते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीरीज पूछे जाते हैं, क्रम वाइज लगाने होते हैं। पहले किसकी रैंकिंग आई, फिर किसी की, फिर किसकी, इस तरह से 4 पूछे जाते हैं। अगर हमें टॉप 3 याद है तो हम बिल्कुल आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हर कैटेगरी के अंदर टॉप 3 इंस्टीट्यूट को रखा है दोस्तों। अगर ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो इसमें रैंकिंग आई है IIT मद्रास की और उसके बाद में IISc बेंगलोर और फिर IIT दिल्ली की रैंकिंग आई है। और उसके बाद में अगर विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें तो दोस्तों IISc बेंगलोर नंबर 1 पे रहा है, फिर JNU दिल्ली और फिर BHU वाराणसी रहा है। उसके बाद में अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो IIT मद्रास, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे रहा है। दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप टॉप 3 याद कर लेना, क्योंकि जो क्रम वाइज लगाने आएंगे अगर हमें टॉप 3 याद है तो बिल्कुल आसानी से हम आंसर दे सकते हैं और पूरी की पूरी टॉप 10 लिस्ट याद करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों मैनेजमेंट की बात करें तो IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर, IIM कलकत्ता इसकी रैंकिंग आई है। उसके बाद में अगर कॉलेज के बारे में पूछ लिया जाए दोस्तों, कॉलेज के बारे में पहले काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। NIRF रैंकिंग में कॉलेज में किसकी टॉप रैंकिंग रही है वो पूछ लिए गए हैं पहले। ये दोस्तों 2017 में भी आया था, 2019 में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके अंदर दोस्तों मिरांडा हाउस लगभग हर साल ये टॉप में रहता है, अब की बार भी ये टॉप में रहा है। मिरांडा हाउस नंबर 1 पे रही है इसकी रैंकिंग। उसके बाद में लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन नई दिल्ली और उसके बाद में हिंदू कॉलेज नई दिल्ली, ये तीनों के तीनों कॉलेज आप देख सकते हैं दोस्तों, तीनों नई दिल्ली के यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद में जो दोस्तों चिकित्सा की बात की जाए तो एम्स नई दिल्ली, PGIMR चंडीगढ़, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर की रैंकिंग आई है। उसके बाद में अगर कानून की बात की जाए, लॉ की बात की जाए, NLU बेंगलोर, NLU दिल्ली, NLU हैदराबाद की रैंकिंग आई है। उसके बाद में आर्किटेक्चर की बात की जाए तो IIT खड़गपुर, IIT रुड़की और उसके बाद में IIT कॉलीकट आए हैं। और उसके बाद में दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डेंटल कॉलेज, जो अब की बार कैटेगरी ऐड की गई है। इसके अंदर मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली की रैंकिंग नंबर 1 पे आई है। उसके बाद में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस उडुपी के सेकंड नंबर पे आई है। उसके बाद में DYE पाटिल की तीसरे नंबर पे रैंकिंग आई है। तो ये दोस्तों ये हमारे NIRF रैंकिंग है, आप इसको अच्छे से एक बार फिर से देख लेना। और दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको ये नोट्स मिल जाएगा PDF में। सभी दोस्तों को फ्री में आज नोट्स देंगे हम करंट अफेयर से रिलेटेड, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो वो आपको नोट्स किस तरह से लेने हैं फ्री में PDF में, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ये वीडियो पूरी देखना और ध्यान से देखना अंत तक दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं QS वर्ल्ड रैंकिंग की। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूं कि QS वर्ल्ड रैंकिंग को टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग भी कहा जाता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना अगर एग्जाम के अंदर आ जाए तो। देखिए ये QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 के नाम से जानी जाती है दोस्तों, जो 2020 के अंदर जारी हुई है। इसमें दुनिया के टॉप 500 में से भारत से सिर्फ 8 संस्थानों को जगह मिली है। टॉप 500 जो है रैंकिंग ली जाती है उसके अंदर, और उसमें 8 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है इसके अंदर दोस्तों। और भारत के बहुप्रतिष्ठित व सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले IIT बॉम्बे की वैश्विक स्तर पर रैंकिंग गिर गई है। इसका जो रैंक है दोस्तों पहले के मुकाबले अब गिर गया है और ये दोस्तों 2020 के अंदर 20 रैंकिंग नीचे आ गया है। और उसके बाद में हम बात करें जैसे दोस्तों IIT बॉम्बे के बारे में बात करें तो भारतीय संस्थानों में
आईआईटी बॉम्बे क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2000 लिस्ट में पहला है। अगर इंडिया की बात करें दोस्तों तो इंडिया के अंदर आईआईटी बॉम्बे क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे आया है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में दुनिया भर में इसमें इसे 172वां स्थान मिला है। पिछली साल जो इसका रैंकिंग था दोस्तों 152 था, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका रैंक जो है 20 नीचे खिसक गया है। और नंबर 2 पे दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बेंगलुरु को इस साल क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 185वां स्थान मिला है। और उसके बाद में दोस्तों आईआईटी दिल्ली को तीसरा स्थान मिला है जो 193 पायदान पे है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं आईआईटी मद्रास और फिर आईआईटी खड़गपुर और उसके बाद में आईआईटी कानपुर को स्थान मिला है। आप यहाँ पे रैंकिंग भी देखना चाहे तो यहाँ पे रैंकिंग देख सकते हैं। और इसमें भी दोस्तों आप टॉप 3 याद रखना और इनकी रैंकिंग याद रखना किसकी कितनी रैंकिंग आई है, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर पूरी दुनिया के अंदर टॉप 5 कौन से रहे हैं दोस्तों। वैसे तो इसमें पूरे वर्ल्ड से नहीं पूछा जाएगा, इंडिया से ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में पूरी दुनिया के अंदर 5 टॉप संस्थान कौन कौन से रहे वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। किस तरह से पीडीएफ लेनी है उसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों AISHE रिपोर्ट 2018-19। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी वीडियो बनाने से पहले भी हमने ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया है। अब जो 2019-20 की रिपोर्ट अभी तक रिलीज नहीं हुई है, तो हमें ये 18-19 वाली रिपोर्ट ही करनी पड़ेगी। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों इसकी हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। तो 2018-19 की जो रिपोर्ट है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में हम देखते हैं। क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों। इसमें देखिए यूपी हैज 49.30% मेल एंड 50% फीमेल एज पर द सर्वे। इन कर्नाटका फीमेल एनरोलमेंट इज 50.04%। आप यहाँ पे परसेंटेज देख सकते हैं कि हायर एजुकेशन के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ पे है और कितनी एनरोलमेंट दी गई है। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो मेन चीज है ना दोस्तों, वही मैं आपको बता रहा हूँ। और वैसे तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप एक एक चीज उसमें ध्यान से पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो। इन राजस्थान मेल एनरोलमेंट इज हायर एज कम्पेयर टू द फीमेल। राजस्थान के अंदर दोस्तों मेल एनरोलमेंट हायर है एज कम्पेयर टू फीमेल की। और यूजी लेवल स्टूडेंट एनरोलमेंट इज 51% मेल एंड 49% फीमेल। और पीएचडी हैज 56.80% मेल एंड 43.82% फीमेल। दोस्तों ये कुछ डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, मे भी इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। टॉप 6 स्टेट हैविंग हाईएस्ट स्टूडेंट एनरोलमेंट। अब देखिए 6 टॉप स्टेट दिए गए हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा एनरोलमेंट हुई है, तो वो कौन कौन से दोस्तों। सब नंबर 1 पे है यूपी, और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है, फिर कर्नाटक और फिर वेस्ट बंगाल यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से सीरीज वाइज ये पूछ सकते हैं इसमें से क्वेश्चन दोस्तों। द स्टेट वाइज रैंकिंग अगर इनमें बात करें दोस्तों तो यूपी की जो रैंकिंग है 8077 दी गई है और महाराष्ट्र की 6662 दी गई है। ये आप रैंकिंग अगर यहाँ पे पढ़ना चाहिए तो रैंकिंग भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। द अबव मेंशन्ड 6 स्टेट विद द हाईएस्ट स्टूडेंट एनरोलमेंट है रफली 54.23% ऑफ द टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट इन इंडिया। यानी कि पूरे इंडिया के अंदर जो एनरोलमेंट होती है उसमें से केवल और केवल इन 6 स्टेट के अंदर 54.23% एनरोलमेंट हुई है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत ही चौंकाने वाली बात है ये। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों जैसे कि रिमेनिंग 30 स्टेट के अंदर जो एनरोलमेंट है वो 25.76% है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आप यहाँ से पढ़ना चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इन्होंने वो दिया हुआ है नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, उनकी बात की गई है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो ASHI की रिपोर्ट के अनुसार जो यूनिवर्सिटी है वो अलग दी गई है और जो UGC की रिपोर्ट के अनुसार अलग यूनिवर्सिटी है। तो हम UGC वाली करेंगे दोस्तों। UGC वाली जो लिस्ट है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टोटल यूनिवर्सिटी कितनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है, डिम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है, उनके बारे में हम बात करेंगे, अभी आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इसके बाद दोस्तों आती है हमारे पास में विजिटर अवार्ड आता है दोस्तों। विजिटर अवार्ड से रिलेटेड अब तक 3 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इंद्रीय विश्वविद्यालयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उत्कृष्टता की खोज के लिए विजिटर अवार्ड दिया जाता है। 2014 में विजिटर अवार्ड आर्काइव की स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष विभिन्न श्रेणियों में विजिटर अवार्ड देते हैं। और उसमें दोस्तों यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने लिखा हुआ है द अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड फॉर रिसर्च इन ह्यूमैनिटी, आर्ट, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस, इनके अंदर ये दिया जाता है। और इसके अंदर दोस्तों अब की बार जो दिस ईयर विजिटर अवार्ड फॉर रिसर्च विल बी प्रेजेंटेड टू प्रोफेसर शोभनाथ दुबे, प्रोफेसर संजय पुरी, प्रोफेसर असाद उल्लाह खान और डॉक्टर प्रतिमा एंड डॉक्टर सेने रॉय चौधरी। तो इनको ये विजिटर अवार्ड दिया गया है दोस्तों। और इनको ये विजिटर अवार्ड क्यों दिया गया है, अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहें तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम डिटेल से बात करें कि जैसे प्रोफेसर शिवनाथ दुबे को ये क्यों दिया गया है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन स्पेशली हिज फोकस ऑन चाइल्ड अब्यूज एंड निगलेक्ट के बारे में इनको दिया गया है। और ये कहाँ से, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद में जैसे प्रोफेसर संजय पुरी के बारे में हम बात करें तो स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस इन जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से है। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है दोस्तों, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड नॉन लीनियर डायनेमिक्स के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। और
अगर और प्रोफेसर के बारे में आप डिटेल से पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों, किसको ये अवार्ड क्यों दिया गया है। मेनली तो इसमें यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसको अवार्ड दिया गया है अब की बार। डिटेल से इसमें से ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमने वही है कि हिंदी इंग्लिश में दोनों में यहाँ पे दिया हुआ है। आगे हमारे पास दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 कब मंजूरी मिली है दोस्तों, इसको 29 जुलाई 2020 को मिली है। इसके अंदर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम देखते हैं। देश में पहली शिक्षा नीति की अगर बात करें दोस्तों तो ये इंदिरा गांधी द्वारा 1968 में शुरू की गई थी। और भारत की ये जो दूसरी शिक्षा नीति है, भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 29 जुलाई आएगा दोस्तों, यहाँ अगस्त गलती से लिखा हुआ है, 29 जुलाई को इसकी मंजूरी दी गई है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये गलती से लिखा गया है, यहाँ पे 29 जुलाई आएगा। और नई शिक्षा नीति कब लागू होगी इसके बारे में अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है दोस्तों। ये चीज़ आप ध्यान रखना अच्छे से। अभी ये लागू कब होगी उसके बारे में फाइनल डेट नहीं आई है, इसकी मंजूरी दी गई है कब, 29 जुलाई 2020 को इसकी मंजूरी दी गई है, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुई है। और इसका मसौदा किसने तैयार किया दोस्तों, इसका मसौदा पूर्व इसरो प्रमुख कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। ये चीज़ भी आ सकती है दोस्तों एग्जाम के अंदर। और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो मुख्य चीज़ें हैं नई शिक्षा नीति में, प्रमुख जो पॉइंट है उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ये पढ़ना चाहिए तो ये पढ़ सकते हैं। जैसे नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा, जो कि अभी कितना खर्च किया जाता है, 4.43% खर्च किया जाता है। और इसके अंदर जो मेन चीज़ें वो पढ़ते हैं दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और इसके जो निदेशक है वो कौन होंगे दोस्तों, रमेश पोखरिया इसके निदेशक कहलाएंगे। और उसके बाद में दोस्तों लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। ये चीज भी आप ध्यान रखना दोस्तों। और इसके अंदर किस किस को छोड़ा गया, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़ के जितनी भी हमारी एजुकेशन है वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएगी। और इसकी शॉर्ट फॉर्म है HECI और इसकी फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये चीज आप ध्यान रखना क्योंकि फुल फॉर्म भी हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म NETF बनाया जाएगा। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। और इसके बाद में दोस्तों हम बात करें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। ये चीज़ आप सभी को पता होगा कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए कोई स्टूडेंट सेकंड ईयर के अंदर आगे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता, वो छोड़ देता है, तो उसको सेकंड ईयर तक भी उसको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसे डिग्री नहीं दी जाएगी, डिप्लोमा दिया जाएगा या फिर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बारे में अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे काफ़ी डिटेल से लिखा गया, इतना डिटेल से उनके बारे में नहीं पूछेंगे, जो मेन चीजें वो हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सभी के लिए समान नियम होंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और जो अलग अलग यूनिवर्सिटी है उनके अलग अलग नियम कायदे कानून है दोस्तों, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या है कि सभी के लिए एक समान कानून होंगे, एक समान नियम होंगे। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, अमेरिका के NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। अब ये इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर रिसर्च के लिए कौन सी निकाय की स्थापना करने की बात की गई, तो इसमें क्या है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करने की बात की गई है। और इसके बाद में और चीजें हम देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ सुधार क्या क्या किए गए हैं वो हम देखते हैं दोस्तों, क्या क्या चेंजेस आए हैं पीछे की जो शिक्षा नीति थी और अब की जो शिक्षा नीति उसमें। +2 बोर्ड संरचना को हटाकर अब दोस्तों 5+3+3+4 संरचना होगी, ये स्ट्रक्चर होगी दोस्तों। नए निर्देशों के अनुसार दोस्तों 5वीं तक है प्री स्कूल होगा, 6ठी से 8वीं तक मिडिल स्कूल, 8वीं से 11वीं तक हाई स्कूल होगा, और जबकि 12वीं से आगे ग्रेजुएशन होगा दोस्तों। ये है इसके अंदर। 6वीं कक्षा के बाद छात्र व्यावसायिक कोर्स कर सकते हैं, और 8वीं से 11वीं के छात्र अपनी पसंद के विषय चुन सकते हैं। अब ये थोड़ा इसके अंदर बदलाव किया गया। रट्टा लगाने के बजाय छात्रों के विषय के मूल ज्ञान के टेस्ट को लक्ष्य बनाया गया है। और इसके अंदर हम बात करते हैं दोस्तों, त्रिभाषा फार्मूला लागू होगा और उच्च शिक्षा तक संस्कृत को विकल्प के रूप में दिया जाएगा। ये भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अपनी पसंद की भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे स्टूडेंट। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य बुनियादी साक्षरता और न्यूमेरिक्स पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये मल्टीपल चॉइस जो होते हैं ना, जैसे A B C ठीक होगा, B D E ठीक होगा, उनके अंदर ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है ये दिए जा सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप एटलीस्ट एक बार जरूर पढ़ लेना, ताकि आपको एग्जाम के अंदर ये पता चल सके कि हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है, ये इसका ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी के बारे में। UGC ने जो लिस्ट जारी की है उसके अनुसार स्टेट यूनिवर्सिटी की जो संख्या दोस्तों 412 है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की संख्या 124 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 53 है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की संख्या 361 है दोस्तों। अगर टोटल की बात की जाए तो 950 यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर अभी है रजिस्टर्ड। और आगे हम दोस्तों एक और चीज़ की बात करते हैं, फुल फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों। फुल फॉर्म से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो कुछ फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, उनके बारे में हम देख लेते हैं। ये देखिए PMRF, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है। उसके बाद में जैसे SSDM
एस स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, उसके बाद में NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके बाद में SSC सेक्टर स्किल काउंसिल, उसके बाद में NSDA नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, और उसके बाद में जैसे दोस्तों उस्ताद, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों कि उस्ताद की फुल फॉर्म क्या है। तो ये देखिए अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है और इनके अंदर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप इनको अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ना इन सारी चीज़ों को। और स्वयं की पूछी गई है दोस्तों पहले, इसकी एक बार फिर से देख लो आप, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। और उसके बाद में जैसे ये आप पढ़ लेना दोस्तों, एक दो और यहाँ पे दी गई है। और उसके बाद में दोस्तों कुछ स्कीम वगैरह है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, जिसको ध्रुव कहते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों ध्रुव है। और इसके अंदर क्या खास बात है, इसके अंदर दोस्तों ये एक तो MHRD द्वारा शुरू किया गया है, और इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम देख लेते हैं। द प्रोग्राम एम टू कवर 2 एरिया नेमली साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। द प्रोग्राम इज टू बी लॉन्च फ्रॉम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें 60 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है पूरे देश से, 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों को इसमें सेलेक्ट किया जाता है। और इसका जो पहला बैच है दोस्तों वो अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया था, और इसके अंदर 60 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसमें से बहुत क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं। अगर आप हमारी और वीडियोस देखना चाहें, पीछे हमने इस पे बनाई हुई है कि रिन्यूएबल एनर्जी में से किस तरह से आज तक क्वेश्चन पूछे गए, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों भारत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक डेटा जारी किया था। उसके अनुसार दोस्तों राजस्थान सौर ऊर्जा का सबसे पहला राज्य है जो सबसे ज्यादा उत्पादित करता है सौर ऊर्जा। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों जम्मू कश्मीर, और तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र आता है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में। आगे हम बात करें दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में बात करें तो 31 मार्च 2020 तक भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 35.86% नवीकरणीय स्रोतों से है। दोस्तों ये चीज हमें ध्यान रखना जरूरी है। 31 मार्च 2020 को कैलकुलेशन हुई थी, उसके अनुसार जितनी भी बिजली बनाई जाती है उसमें 35.86% योगदान किसका है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान है। और आगे हम बात करें दोस्तों भारत ने 2030 तक इसका लक्ष्य कितना रखा है दोस्तों? 40% लक्ष्य रखा गया है। और आगे हम बात करें दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2030 तक सौर क्षमता का 8% होने की उम्मीद है। ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं। और एक और चीज दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली जरूरी है कि नई दिल्ली के अंदर अभी हुआ था सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस शिखर सम्मेलन हुआ था इसी से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के अंदर ये हुआ था। आगे हम बात करते हैं दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर देखिए भारत की जो बिजली प्रोडक्शन है उसमें से किसका कितना योगदान है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए जो बिजली बनती है उसके अंदर अक्षय ऊर्जा का योगदान कितना है दोस्तों? 35% योगदान अक्षय ऊर्जा का है। उसके बाद में हम कोयले का जिक्र करें तो इसमें 55% योगदान है, परमाणु ऊर्जा का 2% है, और अन्य स्रोतों का योगदान 8% है दोस्तों बिजली प्रोडक्शन के मामले में। ये चीज हमें ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। और आगे हम बात करें दोस्तों इसके अंदर जो पेरिस समझौते के अंदर क्या क्या हुआ था उसके बारे में हम बात करते हैं। भारत ने 2030 तक अपने कुल बिजली उत्पादन का 40% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। कि जो बिजली उत्पादित हो रही है उसका लक्ष्य ये है कि 40% उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधन यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोडक्शन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये चीज हमें ध्यान रखना जरूरी है। आगे हम बात करें दोस्तों ये जैसे हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे दे रखा है, हिंदी में यहाँ पे दे रखा है, दोनों की दोनों सेम बात है दोस्तों। जिस दोस्त को हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ सकता है, इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। आगे दोस्तों हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है दोस्तों 2027 का ब्लूप्रिंट है दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए 2027 के ब्लूप्रिंट के अनुसार भारत का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से 275 गीगावाट बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य है। 72 गीगावाट पनबिजली से, 15 गीगावाट परमाणु ऊर्जा से और अन्य स्रोत से कितना लक्ष्य है? 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। ये दोस्तों आप ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और इसके अंदर दोस्तों यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर कई बार वो 2027 के बारे में पूछ लेते हैं और कई बार वो 2030 के बारे में पूछ लेते हैं। तो अभी हम 2030 के बारे में भी बात करने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों भारत सरकार ने 2022 तक 40 गीगावाट के रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। ये चीज आप ध्यान में रखना दोस्तों। रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट 2022 में ये लक्ष्य रखा गया और इससे 40 गीगावाट बिजली प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का और जो लक्ष्य है उसके बारे में बात करते हैं। देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में अक्षय ऊर्जा का हिस्सा 2022 तक बढ़ाकर 18% तक पहुंच जाएगा, जो अभी कितना है 7.8% है दोस्तों। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखना। अभी लक्ष्य कितना रखा गया है? 18% रखा गया है, लेकिन करंट में कितना है? 7.8% है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अक्टूबर 2019 के अंदर क्या हुआ।
भारत के पास 31 मार्च 2030 तक 450 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य है। ये चीज हमें ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों। नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य 2030 तक कितना है? 450 गीगावाट है। ये चीज ध्यान रखना आप। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 2022 की बात करते हैं। ऊपर हम किसकी करके आए थे? 2027 की बात करके आए थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों 2022 की बात करते हैं। 2022 तक 175 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके अंदर दोस्तों 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से है, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से है, 10 गीगावाट बायोमास से है और 5 गीगावाट छोटे जल विद्युत ऊर्जा संयंत्रों द्वारा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये चीज दोस्तों मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि 2022 का अलग है। 2022 का आप यहां से स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 2027 का ब्लूप्रिंट यहां पे दिया हुआ है। ये दोनों अलग अलग है, इनको आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों यहां से आप और चीजें भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं दोस्तों। काफी सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, लेकिन हम आपको जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें यहाँ पे करवा देते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे मैं आपको बात करूं, ये देखिए ये हमारा 2022 का लक्ष्य था, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, वही लक्ष्य है यहाँ पे 2022 का। और ये आगे हम बात करें, ये सारी चीजें दोस्तों हमने पीछे कर ली है। अगर आप फिर भी पढ़ना चाहें तो इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता सम्मेलन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसमें देखिए वैसे जो जैव विविधता सम्मेलन है वो आज तक बहुत सम्मेलन हो चुके हैं। ये देखिए जैसे ये 2019 का COP25 है। 25 का मतलब है दोस्तों अभी तक 25 सम्मेलन हमारे हो चुके हैं। उन 25 सम्मेलन के बारे में हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उनके बारे में भी हमने वीडियो बनाई हुई है। लेकिन अभी जो देखिए 2019 में और 2020 में जो COP हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए 2020 का जो लक्ष्य है उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर 2020 का जो लक्ष्य है उसके बारे में बात करते हैं। 2010 में जापान में CBD पक्षकारों के 10वें सम्मेलन के दौरान 193 देशों की सरकारें एक साथ हुई थी और उसके अंदर दोस्तों एक 20 सूत्रीय योजना को अपनाया गया था। अगले 10 वर्षों तक इसको लागू किया जाना था, ठीक है। और इसके अंदर क्या था दोस्तों, विश्व में 17% भूमि को संरक्षित क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए तथा 2020 तक हमारे महासागरों के 10% क्षेत्र को समुद्री सुरक्षित क्षेत्र के रूप में कवर करने के लिए प्रयास करने पर सहमत हुए थे। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए ये ना, ये हमारा पैराग्राफ है। ये चीज ध्यान रखना कि 2020 तक क्या लक्ष्य रखा गया था। इसके अंदर 17% भूमि को सुरक्षित क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देना था और महासागरों के 10% क्षेत्र को समुद्री सुरक्षित क्षेत्र के रूप में कवर करने का लक्ष्य रखा गया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों COP25 की बात। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ COP का मतलब क्या है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसको बोला जाता है। और दोस्तों अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से करना चाहे तो हमारी पीछे की वीडियो देख सकते हैं। COP 25 यानी कि अभी तक जितने भी 25 COP हुई है उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके लिए आप हमारी पीछे की वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। 2019 की बात करते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क, जिसको यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म एक आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, UNFCCC। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। के अंतर्गत शीर्ष निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP के 25 से 70 का आयोजन 2-13 दिसंबर 2019 तक स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया था। ये चीज ध्यान में रखना दोस्तों। COP25 कहां पे हुई थी? स्पेन की राजधानी मैड्रिड के अंदर हुई थी। और इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट बातें थी उस पर हम बात करते हैं। स्पेन में आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता चिली सरकार द्वारा की गई थी, ठीक है। और यह जलवायु वार्ता जलवायु परिवर्तन के एजेंडों में शामिल महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। इसके अंदर कोई निर्णय नहीं निकला, ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। ये मल्टीपल ऑप्शन के अंदर आ सकता है, ये चीज ध्यान रखना आप। COP25 का प्राथमिक उद्देश्य 2015 के पेरिस समझौते की नियम पुस्तिका रूल बुक के अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा करना था, ठीक है। ये सभी चीजें आप ध्यान रखना दोस्तों। गौरतलब है कि पेरिस समझौता वर्ष 2020 में वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लेगा। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसके अंदर एक और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज निकल के आई थी दोस्तों वो ये, उक्त रिपोर्ट में कहा गया था कि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का पेरिस समझौते का लक्ष्य अब असंभव होने की कगार पर है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन अभी भी लगातार बढ़ रहा है। देखिए पेरिस समझौते के अंदर क्या हुआ था कि जो तापमान है वो 1.5 डिग्री से आगे नहीं बढ़ने देना, ये लक्ष्य रखा गया था। लेकिन ये जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो रहा, असंभव हो रहा है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। बैठक में चिली मैड्रिड टाइम ऑफ एक्शन नामक दस्तावेज जारी किया गया था। ये चीज हमें ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों कि मैड्रिड टाइम ऑफ एक्शन दस्तावेज कब जारी किया गया था। कब किया गया था? 2019 के अंदर COP25 के अंदर जारी किया गया था। और देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं COP26 यानी कि 2020 की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 के कारण सब कुछ काम रुका हुआ है, तो इसी वजह से दोस्तों ये जो COP26 सम्मेलन होने वाला था ये नवंबर के अंदर होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको आगे स्थगित कर दिया गया है। और इसके अंदर दोस्तों ये कहां पे होने वाला था? ग्लासगो के अंदर होने वाला था दोस्तों, नवंबर के अंदर होने वाला था, लेकिन इसको क्या है आगे स्थगित कर दिया गया है। ग्लासगो में आयोजित किए जाने वाले इस सम्मेलन की 2021 की नई तारीखों का ऐलान यूके द्वारा इटली के साथ साझेदारी में अन्य सदस्यों के साथ चर्चा करके बताया जाएगा आगे आने वाले टाइम के अंदर। और इस सम्मेलन में 30,000 लोग शामिल होने की संभावना है। तो अभी ये हुआ नहीं है दोस्तों, इसके बारे में ज्यादा कुछ हम कह नहीं सकते।
अब हम बात करते हैं दोस्तों आर्द्रभूमि वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में बात करते हैं। ये दोस्तों 2 फरवरी 2020 को मनाया गया था और वर्ष 1971 में इसी दिन आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। और हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की है। क्या घोषणा की उसके बारे में बात करते हैं। रामसर कन्वेंशन ने भारत से 10 आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों के रूप में घोषित किया है। 10 ऐसे और स्थानों को उन्होंने 2020 के अंदर आर्द्रभूमियों के लिए घोषित किया है, जिसके बाद देश में रामसर स्थानों की कुल संख्या कितनी होगी? 37 होगी। ये चीज आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के अंदर वेटलैंड टोटल कितने हैं, तो कितने हैं दोस्तों? 37 अब हो गए हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों नेचुरल डिजास्टर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और इसमें से लगभग क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। नेचुरल डिजास्टर दोस्तों ये वैसे तो देखिए कभी का भी पूछ सकते हैं, पूरे इतिहास में कभी का भी पूछ सकते हैं, 2004 का 5 का कभी का भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लेटेस्ट बात करते हैं। और दोस्तों वैसे हमने इसके अंदर आज तक विश्व में पूरे इतिहास में कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर हुए उसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है। अगर वो वीडियो देखना चाहे तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं 2018 के अंदर कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर आए थे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। अर्थक्वेक आया था, सुनामी आई थी इंडोनेशिया के अंदर, इसके अंदर 2783 लोगों की मौत हुई थी। इंडोनेशिया के अंदर फिर से अर्थक्वेक आया था जिसके अंदर 468 लोगों की मौत हुई थी। इंडोनेशिया में फिर से सुनामी आई थी जिसके अंदर 430 लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद में जैसे जापान फ्लड आया था और फिर इंडिया के अंदर फ्लड आया था और पाकिस्तान के अंदर हीट वेव आई थी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हटके है और ये 2018 के अंदर आई थी हीट वेव। हीट वेव का मतलब है जिसे हम आम भाषा में लू कहते हैं, गर्मी के अंदर तेज हवाएं चलने लगती है ना, तो वो आई थी पाकिस्तान के अंदर। इसके कारण 180 लोगों की मौत हुई थी। और आगे जैसे अर्थक्वेक तो दोस्तों लगभग आते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं आते ही रहते हैं। और आगे हम बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर इन 2019 के अंदर। 2019 के अंदर क्या क्या हुए थे? मार्च 2019 के अंदर टाइफून आया था ये, और इसके अंदर 900 लोग मर गए थे अफ्रीका के अंदर दोस्तों। और उसके बाद में जापान के अंदर हीट वेव आई थी और इसके अंदर 160 लोग मर गए थे। और फिर उसके अंदर जून 2019 के अंदर 90 डेड फ्रॉम हीट वेव इन इंडिया। इंडिया के अंदर भी मौत हुई है लू लगने से 90 लोगों की। और एट लीस्ट 86 डेड इन जापान फ्रॉम टाइफून। टाइफून से इतने 86 लोगों की मौत हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और टाइफून से एक बार फिर से यहाँ पे चाइना के अंदर 172 लोगों की मौत हुई थी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों नेचुरल डिजास्टर 2020 के बारे में बात करते हैं। 2020 में तो दोस्तों वैसे ही पूरा साल ही खराब चल रहा है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ मुख्य बातें करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेस फायर हुआ था दोस्तों, जंगल के अंदर आग लग गई थी, इसके अंदर 400 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों देवास्टेटिंग फ्लड इन इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया के अंदर 2020 के अंदर फ्लड आया था और इसके अंदर 66 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों डियर डेड कोरोना वायरस। द डियर डेड कोरोना वायरस, ये देखिए कोरोना वायरस जो है अभी जो चल रहा है उसी की बात चल रही है। ये आया था दोस्तों चाइना के अंदर 11 जनवरी को इसको रिकॉर्ड किया गया था ऑफिशियली। और इसके अंदर दोस्तों ये मार्च 2020 को 11 मार्च 2020 को WHO ने डिक्लेयर कर दिया था, इसको पेंडेमिक महामारी के रूप में इसको घोषित कर दिया था। ये दो छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि कब डिक्लेयर किया गया था ऑफिशियली। और दोस्तों इसमें लगातार मौतें हो रही है और इसका कोई आंकड़ा अभी तक रुक नहीं रहा है, तो इसके बारे में हम फाइनली नहीं कह सकते कि इतनी मौत हुई है, ये हुई है। फाइनल रिपोर्ट इसके ऊपर जारी नहीं कर सकते। आगे हम बात करते हैं दोस्तों लोकस्ट स्वर्म इन ईस्ट अफ्रीका एंड पार्ट ऑफ इंडिया एंड एशिया। इसका मतलब है दोस्तों सिंपल सा टिड्डी दल के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा। और ये दोस्तों इंडिया के अंदर 5 स्टेट के अंदर आया है अभी, जिसके अंदर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर आया है। और इसके अंदर काफी वीडियोस वगैरह आप देख चुके हैं। साइक्लोन इम्फॉल इन इंडिया, इम्फॉल आया था साइक्लोन इंडिया के अंदर बांग्लादेश के अंदर, जिसके अंदर 12 लोगों की मृत्यु हुई थी। फ्लड इन असम, इंडिया के अंदर फ्लड आता ही रहता है असम के अंदर, इसके अंदर दोस्तों 30,000 लोग इफेक्टेड हुए थे और करीब 33 डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड हुए थे। और कोविड-19 के बारे में दोस्तों हम अभी बात करके आए हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में से, और यही दोस्तों इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली करंट अफेयर में से। और ऐसे तो दोस्तों मैं पहले ही कह चुका हूँ, ऐसे अगर हम देखें तो करंट अफेयर बहुत है, उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन यूजीसी नेट के हिसाब से हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। और अगर फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई सवाल जवाब है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। एनटीए यूजीसी नेट यानी निमिजी नेट ऐप ओवर 10 यूनिट स्टडी नोट्स प्लस वीडियोस प्लस लाइव मॉक टेस्ट 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश के अंदर फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड विद आंसर की। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर।